हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे केंद्र राज्य संबंध के बारे में और ये चैप्टर 14 है और उसका पार्ट 1 है। तो केंद्र राज्य संबंधों को 3 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। पहले संबंध वे हो गए जो विधायी आधार पर होते हैं, अर्थात केंद्र राज्य के बीच में विधायी संबंध क्या होते हैं। दूसरे प्रशासनिक संबंध और तीसरे वित्तीय संबंध। देखिए, जहाँ पे विधि या कानून बनाने को लेकर संबंध का मसला होता है वो विधायी संबंध कहलाते हैं। तो विधि के प्रश्न पर केंद्र और राज्य के बीच में क्या संबंध होगा वो विधायी संबंध कहलाएगा, और उस विधि को लागू करने के संबंध में क्या संबंध होंगे केंद्र व राज्य को, तो वो प्रशासनिक संबंध कहलाएंगे। और वित्तीय संबंध जो होते हैं वो वित्त के मुद्दे पर होते हैं, राजस्व इत्यादि को लेकर केंद्र व राज्य के क्या संबंध होंगे वो वित्तीय संबंध के अंतर्गत आते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग विधायी संबंध के बारे में देखेंगे। तो विधायी संबंधों का जिक्र केंद्र व राज्य के बीच में संविधान के भाग 11 में किया गया है और आर्टिकल 245 से 255 तक विधायी संबंधों से संबंधित हैं। ठीक है, विधायी संबंध के अंतर्गत 4 स्थितियां आती हैं। कौन कौन सी स्थितियां हैं इनको हम एक एक करके देखेंगे आगे लेक्चर में। तो चलिए लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। पहली स्थिति है केंद्र और राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार। इसमें क्या है कि जो संसद है वो पूरे भारत के लिए या भारत के किसी भाग के लिए कानून बना सकती है। तो संसद किसके लिए कानून बना सकती है? पूरे भारत के लिए या भारत के किसी भाग के लिए कानून बना सकती है। तो संसद पूरे भारत या भारत के किसी भाग के लिए कानून बना सकती है। इसके अंतर्गत राज्य भी आ जाते हैं, यूनियन टेरिटरीज भी आ जाती हैं। जबकि राज्य विधानमंडल जो है वो पूरे राज्य या राज्य के किसी भाग के लिए कानून बना सकता है। तो राज्य विधानमंडल जो है वो केवल राज्य के लिए कानून बना सकता है, जबकि संसद पूरे भारत के लिए कानून बना सकती है। और राज्य विधानमंडल जो है उसका कानून राज्य के बाहर भी कई स्थितियों में लागू हो सकता है, लेकिन उसके लिए राज्य और वस्तु में पर्याप्त संबंध होना चाहिए। तो ये अपवाद स्थिति होती है जब राज्य विधानमंडल का कानून राज्य के बाहर भी लागू होता है। तो अगर इस तरीके से विधायी शक्तियों का क्षेत्रीय विस्तार देखें केंद्र व राज्य के बीच में, तो संसद पूरे भारत के लिए कानून बना सकती है, जबकि राज्य विधानमंडल अपने राज्य से संबंधित कानून बना सकता है। तीसरी इसमें स्थिति आ जाती है कि जो संसद है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, केवल जो संसद है वो अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान भी बना सकती है। अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान का मतलब क्या हुआ? जैसे कोई भारतीय नागरिक है और उसकी विश्व में कहीं पर भी संपत्ति है, तो वो अगर कानून संसद ऐसा बनाती है तो उसकी संपत्ति पर भी वो लागू होगा, विश्व में कहीं भी उसकी संपत्ति है। तो इस तरीके से अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान जो क्षेत्र के बाहर भी लागू हो ऐसा कानून वो केवल संसद ही बना सकती है। तो संसद को अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान की शक्ति प्राप्त है, ये राज्य विधानमंडल को शक्ति प्राप्त नहीं है। तो इस तरीके से हमने देखा केंद्र व राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार। अगला इसमें है स्थिति वो है विधायी विषयों का बंटवारा। विधायी विषयों का बंटवारा कैसे होगा? तो इसके लिए 3 सूचियां निर्धारित की गई हैं 7वीं अनुसूची में। कौन कौन सी? एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। इसके अतिरिक्त एक अवशिष्ट सूची भी है। तो जो संघ सूची से संबंधित मसले हैं उन पे कानून बनाने की शक्ति किसको प्राप्त होगी? संसद को प्राप्त होगी। जैसे रक्षा हो गया, बैंकिंग हो गया, विदेश मामले हो गया, मुद्रा हो गया और परमाणु ऊर्जा हो गया, संचार हो गया, बीमा हो गया। इन पे जो शक्तियां हैं वो संसद को प्राप्त हैं कानून बनाने की। और उसके बाद में राज्य सूची के विषय पे कानून राज्य विधानमंडल बनाता है। इसमें राज्य विधानमंडल कानून बनाता है राज्य सूची के विषय पर। इसके अंतर्गत जो है सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, कृषि, स्थानीय शासन इत्यादि आ जाते हैं। और समवर्ती सूची के संबंध में संसद व राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकता है। तो इस पे राज्य विधानमंडल व संसद दोनों कानून बना सकता है। इसके अंतर्गत जो विषय आते हैं वो आपराधिक कानून है, जैसे सिविल प्रक्रिया है, विवाह एवं तलाक है, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन है, शिक्षा है। ये सभी जो हैं वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है एक अन्य सूची भी आती है
जिसको कहते हैं अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची पे कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। तो अवशिष्ट सूची से संबंधित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसको प्राप्त है? वो संसद को प्राप्त है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने विधायी विषयों का बंटवारा देख लिया। अब जैसे समवर्ती सूची है, उस पर संसद भी कानून बना सकता है और राज्य विधानमंडल भी कानून बना सकता है, लेकिन समवर्ती सूची के विषय में अगर संघ कानून बनाता है तो उसका कानून अधिक वरीयता रखेगा राज्य विधानमंडल के ऊपर। इस तरीके से अगर राज्य विधानमंडल कोई जो समवर्ती सूची से संबंधित विषय उस पर कानून बनाता है, तो अगर संघ भी उस पर कानून बना देता है तो संघ का कानून जो है वो उस पर वैध माना जाएगा और उसे ही स्वीकार किया जाएगा। भारत सरकार अधिनियम जो 1935 था, उसमें भी इन 3 सूचियों की व्यवस्था की गई थी, और जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो उस समय गवर्नर जनरल को दी गई थी, और लेकिन जब संविधान लागू हुआ तब भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को ही दे दी गई। तो इस तरीके से जो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को देने का प्रावधान है या संसद को देने का प्रावधान है वो कनाडा से लिया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। तो जब विधायी विषयों के बंटवारे का प्रश्न आए तो आपको भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में पता होना चाहिए, और दूसरा कि कनाडा का जो मॉडल है उसे स्वीकार किया गया है। जो अमेरिकी मॉडल है या ऑस्ट्रेलियाई मॉडल है उसमें अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई हैं? वो राज्य को दी गई हैं। तो कनाडा में अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वो केंद्र को दी गई हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया व यूएसए में अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वो राज्य को दी गई हैं। तीसरी स्थिति है राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान, मतलब राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान। तो जो राज्य का क्षेत्र है उसके अंतर्गत किसी संसदीय विधान को लाना इसके अंतर्गत कहा गया है। इसमें क्या होता है? ये एक स्थिति होती है जब संसद भी राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है, या तो कुछ ऐसी असाधारण असमान स्थितियां आ जाए जब ये जो बंटवारा है राज्य सूची और संघ सूची ये शिथिल पड़ जाए। तो इस संदर्भ में पहली व्यवस्था है राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर दे ऐसा, तब राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान हो जाएगा। आपने आर्टिकल 249 का जिक्र जरूर सुना होगा। इसके अंतर्गत कहा गया है कि राज्यसभा अगर विशेष बहुमत से किसी राज्य सूची में वर्णित विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तब उस विषय पर संसद कानून बना सकती है। तो आर्टिकल 249 क्या कहता है कि राज्यसभा अगर विशेष बहुमत से किसी राज्य सूची में निहित विषय को राष्ट्रीय हित का घोषित कर दे, राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, तब संसद उस पर कानून बना सकती है। विशेष बहुमत मतलब 2/3 बहुमत, और ये कानून जो है ऐसा कानून वो 1 साल तक ही प्रभावी रहता है। तो जो राज्यसभा इस प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सूची पे संसद को कानून बनाने के लिए अधिगृहित करती है और वो जो कानून संसद बनाती है वो 1 साल तक ही प्रभावी रहता है। अगली व्यवस्था है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा तब संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून कब बना सकती है? जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। इसके साथ साथ तीसरी स्थिति है राज्य के अनुरोध की अवस्था में। उससे पहले एक चीज़ ये याद रखिएगा कि जो ये संसद राज्य सूची पे कानून बनाती है, ये आपातकाल जब समाप्त हो जाता है उसके 6 माह तक ये प्रभावी रहता है। 6 माह बाद तक ही प्रभावी रहता है राष्ट्रीय आपातकाल के समाप्त होने के बाद। तीसरी स्थिति है राज्यों के अनुरोध की अवस्था में। राज्यों के अनुरोध की अवस्था क्या हुई? जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्य विधानमंडल प्रस्ताव पारित करें। जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित करें कि जो राज्य सूची का कोई भी विषय है उस पर कानून संसद बनाए। ठीक है, लेकिन ये जो कानून है ये उन्हीं राज्यों में प्रभावित होगा जो राज्य अनुरोध कर रहे हैं।
तो इस स्थिति में क्या है कि 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के मसले पर कानून बनाने के लिए संसद को कह सकते हैं और संसद उस पर कानून बना देगी। तो वो कानून इन्हीं राज्यों पे लागू होगा जिन्होंने प्रस्ताव पारित किया था। लेकिन इस तरीके के कानून का अगर संशोधन करना हो या पुनर्विचार करना हो तो वो संसद ही कर सकती है, राज्य विधानमंडल इसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकता है। चौथी स्थिति है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करना। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते का प्रश्न है तब संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों या संधियों को लागू करना है तब संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, क्योंकि यह जो व्यवस्था है वो केंद्र को अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और प्रतिबद्धता को पूरा करने में सक्षम बनाती है। तो हर केंद्र की अपनी कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं होती हैं और दायित्व होते हैं जिनको पूरा करने के लिए संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के प्रश्न पर संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। 5वां है राष्ट्रपति शासन के दौरान। अब मान लीजिए कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है, तब भी संसद जो है वो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त कर लेती है। तो राज्य सूची के विषय पर संसद तब भी कानून बना सकती है जब राष्ट्रपति शासन लागू है उस राज्य में। अब मान लीजिए कि राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद ने राज्य सूची पर कोई कानून बनाया, तो ये कानून राष्ट्रपति शासन के समाप्त होने के उपरांत भी लागू रहेगा जब तक राज्य विधानमंडल उस कानून को निरसित या परिवर्तित कर पुनः लागू ना कर दे। तो इस तरीके से राष्ट्रपति शासन के समाप्त होने पर संसद द्वारा राज्य सूची पर बनाए गए कानून अपने आप अप्रभावी नहीं रहते हैं, उनको राज्य विधानमंडल द्वारा निरसित या परिवर्तित कर पुनः लागू करना पड़ता है। अब चौथी स्थिति के बारे में देखते हैं जो कि है राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण। देखिए कुछ स्थितियां होती हैं जिसमें राज्य सूची पर संसद का विधायी नियंत्रण हो जाता है। इसमें पहली स्थिति तो यही है कि राज्यपाल कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए सुरक्षित रख ले और राष्ट्रपति उन पर वीटो की शक्ति भी प्राप्त करता है। तो इस तरीके से राज्यपाल जब विधेयकों को राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए सुरक्षित रखता है तब इसके माध्यम से केंद्र राज्य विधानमंडल पर नियंत्रण करता है। दूसरा, कुछ जो विधेयक होते हैं वो सिर्फ राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही लाए जा सकते हैं। तो कुछ में पूर्व सहमति जरूरी होती है, किसकी? राष्ट्रपति की। पूर्व सहमति जरूरी राष्ट्रपति की। तो इस तरीके से ये भी केंद्र द्वारा राज्य विधानमंडल पर एक तरीके का नियंत्रण ही हुआ। तीसरा इसमें है अगर राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन या वित्त विधेयकों को वित्तीय आपातकाल के दौरान सुरक्षित रखने का निर्देश दे। मान लीजिए वित्तीय आपातकाल लागू है, तब राष्ट्रपति राज्य से संबंधित धन या वित्त विधेयक को अपने लिए आरक्षित करने की मांग कर सकता है या अपने पास में उनको बुला सकता है। तो इस तरीके से तीसरी कंडीशन क्या है कि वित्तीय आपातकाल के दौरान धन या वित्त विधेयकों को जो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए जाने थे उनको राष्ट्रपति सुरक्षित रखने का निर्देश दे सकता है। तो ये तीन स्थितियां हैं जिस पे राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण प्रभावी होता है। तो इस तरीके से हमने चारों स्थितियों को बारी बारी से देख लिया। अब चलिए देख लेते हैं इनका एक समराइज व्यू कि क्या चार स्थितियां हैं जिन पर केंद्र व राज्य के विधायी संबंध प्रभावी होते हैं या प्रभावित होते आए हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो इसमें विधायी संबंधों की 4 कैटेगरी बताई गई है जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया था। तो इस तरीके से एक सिनॉप्सिस हो गया, छोटा फॉर्मेट है उसका। पहला है केंद्र व राज्य के क्षेत्रीय विधान संबंधी क्षेत्रीय विस्तार। दूसरा है विधायी विषयों का बंटवारा। तीसरा है राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान और चौथा है राज्य विधान
पर केंद्र का नियंत्रण। तो जैसा कि आप जानते हैं, केंद्र व राज्य विधान के सामान्य जो क्षेत्र होते हैं उसमें संसद को संपूर्ण भारत या उसके किसी भी क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है, जबकि राज्य को अपने संपूर्ण राज्य या उसके किसी क्षेत्र पर कानून बनाने का अधिकार है। उसके बाद में संसद के द्वारा एक अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान भी बनाया जा सकता है, जो कि भारतीय नागरिकों पर राज्य या देश के बाहर भी लागू हो सकता है। उसके बाद में दूसरा जो मुद्दा था वो विधायी विषयों के बंटवारे को लेकर था। तो जो 7वीं अनुसूची है वो केंद्र व राज्य के बीच में विधायी विषयों का बंटवारा सुनिश्चित करती है। इसके अंतर्गत संघ सूची है, दूसरा राज्य सूची है और तीसरा समवर्ती सूची है। संघ सूची में 100 विषय आते हैं, राज्य सूची में 61 विषय आते हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय आते हैं। और जो अवशिष्ट सूची है वो यहाँ पे संघ को दी गई है। और ये जो विधायी विषय हैं उनका बंटवारा 1935 में जो भारत शासन अधिनियम था उससे लिया गया है। और अवशिष्ट जो सूची है जिसपे संसद को शक्ति है कानून बनाने की, वो कनाडा से ली गई है। उसके बाद में तीसरा जो मुद्दा था विधायी संबंधों को लेकर वो था राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान। तो राज्य क्षेत्र में संसद के कानून कब लागू हो सकते हैं? जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर दे तब राज्य सूची पे संसद कानून बना सकती है। दूसरा था राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, तीसरा था राज्यों के अनुरोध की अवस्था में और चौथा था अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के संदर्भ में। और पांचवा यहाँ पे नहीं लिखा है, वो आप लिख लीजिए राष्ट्रपति शासन के दौरान। तो इन संदर्भों में संसद जो है वो राज्य क्षेत्र में भी विधान बना सकती है। और चौथी स्थिति जो थी वो राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण, जो कि राज्यपाल के माध्यम से होता है। फिर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से विधेयकों को जो सुरक्षित रखा जाता है या राष्ट्रपति की पूर्व सहमति जिन विधेयकों पर जरूरी होती है उस संदर्भ में भी राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण स्थापित होता है। और तीसरी इसमें स्थिति जो थी वो वित्तीय आपातकाल के दौरान जो राष्ट्रपति की शक्ति है कि वह राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने वाले धन या वित्त विधेयकों को वित्तीय आपातकाल के दौरान सुरक्षित रखने का निर्देश दे सकता है, उसके माध्यम से राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण स्थापित होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने विधायी संबंध देखे केंद्र व राज्य के बीच में, जो कि भाग 11 और अनुच्छेद 245 से 255 तक थे। इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।